हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी एमपीपीएससी मेंस 2020 की जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसका नाम परख प्रोग्राम है। उसके तहत आज हमारा पेपर फर्स्ट पार्ट बी का टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है ना। हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी आज से चालू हो चुका है। उसका ये टेस्ट नंबर 6 है। ये वीडियो हमारे पेड टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में प्रदान की जा रही है, लेकिन आज ये वीडियो आप सभी के लिए हमारे कॉमन ग्रुप में सार्वजनिक रूप से डाली जाएगी, ताकि आप सब लोग भी इस वीडियो को देखें और इसमें जो आंसर टिप्स और आंसर राइटिंग की स्किल जो बताई जा रही है उसको आप सीखें। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी टेलीग्राम लिंक है, जो बच्चे भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है वो इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए हम आज के क्वेश्चनों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 मार्कर आपको दिए गए थे। पहला था क्रेटर झील के 3 उदाहरण लिखने थे। दूसरा 3 मार्कर था आपको नील नदी के बारे में लिखना था। तीसरा था आपका भारत के 3 प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है ना। भारत के 3 प्रमुख ग्लेशियरों को इसमें लिखना था कि भारत के 3 प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। ठीक है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपका था वो आपको 50 शब्दों में 5 से 6 लाइनों में करना था। और इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था पर्वतपदीय पठार को समझाना था। आपको पर्वतपदीय पठार को समझाना था। दूसरा था लावा मैदान को समझाओ। लावा मैदान को आपको समझाना था, लावा मैदान क्या होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो 200 शब्दों का था। ठीक है। ये 11 मार्कर क्वेश्चन था। 200 शब्द मतलब 2 पेजेस, 2 पेज में आपको ये करना था। और ये क्वेश्चन था पर्वत किन्हें कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकार को समझाइए। इन क्वेश्चनों की करने की समय सीमा जो थी वो 25 मिनट थी। आपको 25 मिनट के अंदर अंदर इन सभी क्वेश्चनों को हल करना था और करना था। चलिए अब हम आज इनके मॉडल आंसर को देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल आंसर आपको दिए गए थे। और एक बार फिर मैं जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज हमारे पेड ग्रुप में चल रही है, इसमें क्या होता है कि आपको दोपहर में कल के टॉपिक बता दिए जाते हैं। आपको दोपहर में टॉपिक बता दिए जाते हैं जिनको आपको लिखकर अपनी कॉपी में लिखकर उसे PDF बनाकर जो हमारा पेड ग्रुप है पेड ग्रुप में डालना होता है। और आपकी कॉपी नियमित चेक होती है और शाम को आपको मॉडल आंसर की वीडियो अपलोड करी जाती है। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो सुबह हुआ था। ये टेस्ट नंबर 6 था। इसकी पहली यूनिट का ये पहला टेस्ट था। ठीक है ना। हर यूनिट से 3 टेस्ट होने हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके मॉडल आंसर क्या क्या थे। मॉडल आंसर हम देख लेते हैं मॉडल आंसर हम लोगों ने क्या क्या बनाए हैं। तो सबसे पहले लिखना था, पहला क्वेश्चन हमारा था कि भाई क्रेटर झील के 3 उदाहरण लिखने हैं। तो हमें बताना था क्रेटर झील के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे नाम लिख देना। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि क्रेटर झील के 3 उदाहरण लिखो, या इन जिलों के नाम बताओ, या 5 जिलों के नाम बताओ, या 3 जिलों के नाम, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको सीधे सीधे नाम लिखना है। मैंने क्रेटर झील के नाम लिख दिए। टिटिकाका झील जो बोलीविया में है, एवरनन झील जो इटली में है, और लोनार झील जो भारत में है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रेटर झील है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्रेटर झील होती क्या है। ठीक है। तो आपने कभी वॉल्केनो को देखा हो तो वॉल्केनो इस तरीके का होता है। वॉल्केनो ये वॉल्केनो बना होता है, बीच में ये पाइप होता है। ठीक है ना। ऐसा पाइप बना होता है और पाइप से ऐसा लावा निकलता है, ये बाहर लावा निकल रहा होता है बाहर। ठीक है ना। तो जब हम शुरुआत में देखते हैं, जब शुरुआत में आप देखोगे वॉल्केनो को, तो वॉल्केनो कुछ इस तरीके से होता है। जो उसका जो मुख होता है, इसको मुख बोलते हैं वॉल्केनो का। उसका मुख जो होता है वो इतना छोटा सा रहता है, ये छोटा सा मुख होता है इसका। ठीक है ना। जब इस वॉल्केनो में विस्फोट होता है, जब ये इस प्रकार से विस्फोट होता है, ये विस्फोट हुआ और ये लावा बाहर आया, तो ये इसका जो मुख होता है, इसका मुख बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। वॉल्केनो का मुख इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके का मुख बन जाता है बड़ा सा। ठीक है ना। इस प्रकार का। और जब इसमें वर्षा द्वारा जब पानी भर जाता है वर्षा द्वारा, तो
तो ये झील का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको क्रेटर बोलते हैं। जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। जो ज्वालामुखी का बड़ा मुख होता है उसे क्रेटर बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे क्रेटर किसे कहते हैं। तो ये क्रेटर हो गया, ये गड्ढा सा बन गया ज्वालामुखी के मुख पर, ये क्रेटर है। और इसी क्रेटर में ये पानी जब भर जाता है, इस तरीके से देखिए पानी भर जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर झील। ये कहलाती है क्रेटर झील। और जब इस मुख का साइज बड़ा हो जाता है, इससे भी बड़ा साइज हो जाता है, मान लो इतना साइज हो गया, तो इसको बोलते हैं काल्डेरा। तो इस प्रकार से ये वॉल्केनो है, तो इसको बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है ना। तो भारत की जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। बाकी जो झीलें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, एवरनट झील हो गई, टिटिकाका झील हो गई और लोनार झील हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था नील नदी के बारे में आपको बताना था। तो देखिए मैंने नील नदी के बारे में 3 फैक्ट दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं। 3 से 4 फैक्ट दिए हैं, आपको केवल 3 फैक्ट लिखने हैं। 5 से 10 लाइन, 5 से 10 लाइन में कह रहा हूँ, 1-2 पंक्ति में आपको उत्तर लिखने को मिलेगा। हम लोग टेस्ट, अब हमारी टेस्ट सीरीज में 3 लाइनें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 3 लाइनें हम लोग लिखेंगे 2019 के हिसाब से। बाद में यदि वो 2 लाइन के बराबर जगह देता है, ठीक है ना, अभी क्योंकि कॉपी आयोग ने डाली नहीं है 2020 के नोटिफिकेशन के अनुसार, तो हम 2 लाइन में आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम हमें 3 लाइन 3 मार्क तो करना ही है, 3 लाइन करनी है। तो हम देखते हैं नील नदी को देखते हैं हम। तो नील नदी कुछ इस प्रकार मैंने लिखा, नील यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले मैंने नील नदी को बता दी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका बता दिया विक्टोरिया झील, इसकी लंबाई मैंने बता दी 6853 किलोमीटर। आप लंबाई को चेक कर लें, 6853 है वैसे, और थोड़ा बहुत मतलब कि हर किताब में अलग अलग होता है। तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। उद्गम मैंने बता दिया विक्टोरिया झील है। और मैंने बता दिया कि असवान बांध, बहुत बड़ा बांध है नील नदी में बना हुआ है, और नासिर झील इसी नदी पर है। दूसरा यह 11 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ये 11 देशों से नील नदी होकर गुजरती है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दक्षिण महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। आप शुरुआती पॉइंट में लिख सकते हैं कि दक्षिण कह रहा हूँ, आप शुरुआती पॉइंट में लिख सकते हैं कि अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, ठीक है ना, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। उद्गम बता दो विक्टोरिया झील 6853 किलोमीटर बता दो, 11 देशों से बहती है, बहुत बड़ी नदी है ये, समझ ना, सबसे बड़ी नदी है ये लंबाई के हिसाब से देखें आप। तो इस प्रकार से उसको करना है। थोड़ा सा मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि नील नदी है कहाँ पे। देखो नील नदी, ये आप देखिए रफ मैप बना रहा हूँ मैं, रफ मैप है ये, ठीक है। इस प्रकार से ये रफ मैप में बना रहा हूँ, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका कुछ इस प्रकार से है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना। ये अफ्रीका का मैप मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है विक्टोरिया झील, यहाँ पर ये विक्टोरिया झील, और ये जा रही है नील नदी, ये गई नील नदी ऐसी, ये नील नदी ऐसी जाती है ये, ठीक है ना। ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है यहाँ पर, तो ये नील नदी है। तो ये है क्या, नील रिवर है ये। आप देखिएगा एक्चुअल मैप में तो आपको इसी प्रकार का फिगर उसमें दिखेगा। तो मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया कि नील नदी है कहाँ पे। ये क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। तो इस प्रकार से हमें करना था। तो ये नील नदी हो गई। उसके बाद मैंने आपको दिए थे कि भारत के 3 प्रमुख ग्लेशियर बताने थे आपको। आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने ये क्या पूछ लिया भारत का। तो मैंने सोचा कि पहले ग्लेशियर की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो भारत का दे देता हूँ कि भारत के कौन कौन से, आपको भारत के ग्लेशियर पता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसमें 4 ग्लेशियर आपके लिए लिख दिया, आपको 3 लिखने थे। तो देख रहे थे कौन कौन से ग्लेशियर लिखा है। मैंने लिखा सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम रेंज जो है ना, काराकोरम रेंज जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज है, उसमें यह है सियाचिन ग्लेशियर। और भारत पाक नियंत्रण रेखा पर है ये, भारत पाक नियंत्रण रेखा पर सियाचिन ग्लेशियर है। और आपको बता दूं, आपको पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करने के लिए हम, ठीक है ना, हमारी सेना का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करने के लिए। और बहुत ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं सैनिक तैनात होते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया गंगोत्री, ये उत्तरकाशी है, ये उत्तरकाशी लिखा ना, उत्तरकाशी जिला है ये डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री है। फिर मैंने बता दिया देखिए यमुनोत्री, ये मैंने बता दिया यमुनोत्री, ये है यमुनोत्री, ये भी उत्तरकाशी जिले में है और ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मैं एक चौथा लिख दिया मुझे ये, क्योंकि ये वाला जो नंदा देवी ग्लेशियर, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर है। और नंदा देवी पर्वत की चोटी पर है, ये नंदा देवी पर्वत की चोटी पर स्थित है नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है ना। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये जो नंदा देवी ग्लेशियर है, आपने हाल ही में देखा होगा, नंदा देवी ग्लेशियर जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो नंदा देवी ग्लेशियर क्यों न्यूज़ में था, मैं आपको बताता हूँ कि नंदा देवी ग्लेशियर में ग्लेशियर बस्ट जो होता है ना, ग्लेशियर बस्ट आप समझते होंगे, ग्लेशियर का फूटना, ठीक है ना। ग्लेशियर किन्हीं भी कारणों से, ग्लेशियर के बस्ट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या वहाँ पे भूकंप आ जाए, या किसी भी प्रकार का कारण हो। तो नंदा देवी ग्लेशियर में अभी हाल ही में ग्लेशियर बस्ट की घटना देखने को मिली थी, जिसके कारण
जो वहाँ पर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बना था, आपने देखा हो तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बना था, वो पूरा पूरा बह गया था। तो नंदा देवी से जब ग्लेशियर बस्ट हुआ था तो बहुत सारा पानी एकदम से आया और पूरा बहा ले गया। वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट एक डैम बना था, ठीक है ना, उसको पूरा बहा ले गया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, नंदा देवी को भी याद रखना है। ये अभी हाल ही में आया था, आपको प्री में भी आ सकता है, ठीक है ना। और यदि वो उसने कोर्स में ग्लेशियर को डाला, वो ग्लेशियर की जगह ग्लेशियर बर्स्ट भी पूछ सकता है, ठीक है ना, VURST, ग्लेशियर बर्स्ट, ग्लेशियर का फटना। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं ग्लेशियर का फटना क्या होता है। और दूसरा ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर भी आपको पता है ग्लेशियर क्या होते हैं, एक गतिशील राशि होती है, गतिशील बर्फ की चादर होती है, आप बोल सकते हैं कि गतिशील जल राशि होती है ग्लेशियर, ठीक है ना। ग्लेशियर भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो धीरे धीरे बहते हैं, वो बहते हुए दिखते नहीं है। ग्लेशियर ऐसे इस तरीके से ग्लेशियर बना हुआ है, वो धीरे धीरे बहेंगे। अब वो किन्हीं भी नदियों का मेन सोर्स होते हैं ग्लेशियर जो होते हैं, वो किन्हीं भी नदियों का, कोई भी नदी हो उसका मेन सोर्स होता है ग्लेशियर। वो धीरे धीरे बहते हैं, जमी हुई बर्फ़ होती है, धीरे धीरे पिघलती है। और जब ये बर्फ़ एकदम से पिघल जाए या एकदम से इसमें फटे आए ये, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर बस्ट। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहाँ पर नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसमें ग्लेशियर बस्ट की घटना देखने को मिली थी अभी हाल ही में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, करंट से आपको जुड़ा ही रहना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको मैप में जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ, यदि मुझसे बन जाएगा रफ मैप बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये ग्लेशियर है कहाँ पे। तो ये देखते हैं हम ग्लेशियर कहाँ पे। ये मैं आपको ये बना रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर का मैप। ये इस तरीके से जम्मू कश्मीर का मैप है, आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा। ये इस तरीके से मैंने जम्मू कश्मीर का मैप बना दिया, ठीक है ना। ये देखिए, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये भारत बन गया, ठीक है ना। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये आपका जो है ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। ये वाला पार्ट आपका उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जस्ट बाद आपका चालू हो जाता है नेपाल, यहाँ से बगल से। तो हमें उत्तराखंड तक देखना। तो आपको बता दूं मैं, सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये देखो ये POK है, ये है POK। यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये देखिए ये यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, ठीक है ना, ये सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है ये। और ये देखिए ये LOC है, ये LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत पाक सीमा पर है ये। और ये यहाँ पे ट्रांस हिमालयी कराकोरम रेंज ऐसी जा रही है, कराकोरम रेंज जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। फिर आपको बताता हूँ कि मैं यमुनोत्री गंगोत्री कहाँ, देखिए यहाँ कहीं मैं पॉइंट रख रहा हूँ, देखो आपको पॉइंट रख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये मैंने पॉइंट रखा, तो ये देखिए पॉइंट ये है यमुनोत्री। यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा, ये है क्या, गंगोत्री। और यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा, ये है नंदा देवी, यहाँ पर ये नंदा देवी है, ये नंदा देवी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ग्लेशियरों की ये स्थिति बता दी, ग्लेशियर बता दिया आपको क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है। हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर हैं, मैंने उत्तराखंड के 3 ग्लेशियर लिए थे आज, क्योंकि ये आपको ईजिली होंगे, याद रहेंगे, आसान होंगे। ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर हैं इंडिया में, तो इस प्रकार से हमें देखना है। और फिर हमें ग्लेशियरों के नाम भी लिखना है, जैसे 3 मार्कर में ग्लेशियर पूछ लेता है, तो 3 मार्कर में ग्लेशियर में आपको ग्लेशियर के नाम लिख देना, सियाचिन, फिर उसका बता देना है कराकोरम रेंज में भारत पाक की नियंत्रण रेखा पर है, गंगोत्री बता देना है आपको, यमुनोत्री बता देना, उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड में, नंदा देवी बता देना चमोली डिस्ट्रिक्ट में, नंदा देवी पर्वत चोटी पर। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नंदा देवी में हुआ क्या था अभी हाल ही में। तो हाल ही में क्या हुआ था, ग्लेशियर बस्ट की घटना देखने को मिली थी हमें नंदा देवी में, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको दूसरा क्वेश्चन था वो पर्वतपदी पठार को बताना था। वो पर्वतपदी पठार क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 5 मार्कर में, 5 से 6 लाइनें आपको लिखनी थी, ठीक है ना। 5 से 6 लाइनें लिखनी थी। पर्वतपदी पठार क्या होते हैं, पर्वतपदी पठार या गिरिपदी पठार किसे कहते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोगों ने किया है। सबसे पहले देखते हैं पर्वतों के आधार पर स्थित पठार। जो पर्वत होता है, पर्वत के जो आधार पर स्थित पठार होता है उसे हम कहते हैं पर्वतपदी पठार कहते हैं। ये एक ओर से पर्वत तथा दूसरी ओर से मैदान या समुद्र से घिरे होते हैं। अब इनका जो निर्माण होता है वो अपर्दन व निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा पर्वतों में अपर्दन के कारण, ठीक, निर्माण आपको बता दिया कि अपर्दन व निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब पर्वतों में अपर्दन के कारण उनके निक्षेप, जो उनके निक्षेप होते हैं पर्वतों के, वो पर्वत के तटीय क्षेत्र या पर्वतपदीय क्षेत्र
में जमा होकर पठार का रूप ले लेते हैं। जो पर्वत होता है वो टूट टूट कर गिरता है, उसके निक्षेप गिरते हैं, उससे कुछ शैलें गिरती, चट्टानें गिरती हैं, वो धीरे धीरे पठार का रूप ले लेती है पर्वत के निचले भाग में। इसको बोलते हैं पर्वतपदीय पठार। फिर मैंने इसके उदाहरण बता दिए, पैटागोनिया का पठार, और मैंने बता दिया पीटमांट का पठार, ठीक है ना। और इसका डायग्राम मैं आपको बताता हूँ कि पर्वतपदीय पठार का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए ये पर्वत है, ये है पर्वत, और ये यहाँ पे मैं बता दूँ ये इस तरीके से, ये तो ये हो गया क्या, पठार, इसको बोलते हैं पठार, ये है पठार, ठीक है ना, ये है पर्वत, ये पर्वत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो फिर से आपके वाले एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं अच्छे से बड़ा सा। ये देखो, ये पठार है, ये पठार है, ये पर्वत है, और ये जो पर्वत है, पर्वत से जब, ठीक है ना, अपर्दन होता है, निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जो ये पदार्थ ऐसे नीचे गिरने लगते हैं, नीचे ये पदार्थ देखो टूट के नीचे गिर रहे हैं, और नीचे ये पर्वत का पद है, ठीक है ना। ये जो एरिया कहलाता है, ये एरिया, ये पर्वत का पद कहलाता है, मतलब पर्वत का निचला भाग, और ऊपर से निचले भाग में गिरते हैं। जो आप समझ सकते हैं प्रारंभिक स्थिति ये है, यहाँ पे कोई पठार नहीं है। फिर यहाँ से निक्षेपण होता है, यहाँ से ये गिरना चालू होता है, पदानिकांड, पठार के शैल, पठार की चीज़ें नीचे गिरती हैं, और फिर यहाँ पर जमा हो जाता है, ऐसा पठार बन जाता है। इसको बोलते हैं पर्वतपदीय पठार, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे आई थिंक। तो इस प्रकार का आपको चित्र इसमें जरूर बनाना था, क्योंकि ये कंप्यूटर ये अभी इसमें बन नहीं पाए, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया ये पठार है, और ये निक्षेपण के कारण ये पठार नीचे बन गया, तो इसको पठार है, ये पर्वत है। तो इस प्रकार से आपको ये बता देना था, पर्वतपदीय पठार। फिर अगला जो था हमारा, वो था हमारा क्वेश्चन क्या था, दूसरे नंबर का बी क्वेश्चन क्या था, लावा मैदान को समझा था। लावा मैदान किसे कहते हैं, लावा मैदान। तो देखिए लावा मैदान को मैंने किस प्रकार से लिखा है, लावा मैदान को, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पतले क्षारी लावा के निचले भागों में जमा होने से निर्मित मैदानों को लावा मैदान कहते हैं। देखो ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है ना, और ज्वालामुखी उद्गार भी कौन सा, दरारी उद्गार जो होता है ना, उससे निकलने वाला पतला और क्षारी लावा। देखो पतला और क्षारी लावा जो होता है, पतला लावा होता है, क्षारी लावा होता है, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिससे वह पतला होता है, ठीक है ना, ठीक है। और वो क्या होता है, निचले भागों में जमा हो जाता है, ज्वालामुखी के निचले भागों, दरारी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी के निचले भागों में जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, लावा मैदानों का निर्माण होता है। और इन मैदानों में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी इन मैदानों में पाई जाती है, जो कपास मूंगफली की खेती के लिए उपयोगी है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण इसके बता दिए, इटली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना आदि के लावा निर्मित मैदान। आप लावा निर्मित मैदान में चाहे तो थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, मुझे इतना ही लगा, 5 से 6 लाइन आपको लिखना है, 5 से 6 लाइन में आप इतना ही लिख पाएंगे। आयोग के नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, 2020 के नोटिफिकेशन है, 50 शब्द, मतलब 5 से 6 लाइन उसमें लिखिए साफ साफ। अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 7 से 8 लाइनों में करिए, ठीक है ना। बाद में यदि 1-2 लाइन वो बढ़ा के भी देते हैं तो आपका आराम से बन जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप एक पेज में करो। यदि आप एक पेज में कोशिश करेंगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपको केवल 5 से 6 लाइन का गैप देगा। तो इस प्रकार से ये होता है, तो ये लावा मैदान होता है, ठीक है ना। अब लावा मैदान को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। लावा मैदान को मैं चित्र बनाता हूँ, आप इस प्रकार का लावा मैदान में इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, लावा मैदान में। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है वॉल्केनो, ये है कोई वॉल्केनो, ये देखिए ये वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो का पाइप है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा, इस पाइप के थ्रू लावा जो होता है वो नीचे से, लावा जो इस पाइप के थ्रू होता है नीचे से ऊपर आता है, ऐसे उद्गार होता है इसका, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर ये पाइप नीचे तक गया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि अत्यधिक प्रेशर होता है, तो कई बार क्या होता है, लावा यहाँ से नहीं जाता, ये नहीं जा रहा, ये ऊपर नहीं आता लावा, और लावा यहाँ से देखिए ये दरार के थ्रू, ये देखो दरार बन गई, ये भी एक पाइप बन गया लावा का, पाइप के थ्रू यहाँ पर ये निकलता है, ये देखो ये यहाँ पर निकलता है ये लावा, यहाँ ये ज़मीन पर देखो, परिभाषा में हम लोगों ने यही लिखा है, ये इसको बोलते दरारी उद्भेदन, ठीक है ना। ये ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी शंकु है, ये मेन होल है उसका, ज्वालामुखी का मेन क्षेत्र है, यहाँ से लावा निकलता है। लेकिन कई बार लावा क्या होता है कि ऊपर ना जाके, ये देखो लावा जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ना जाके ये नीचे इस साइड निकल जाता है, इस साइड ये निकल जाता है, और यहाँ पे दरार बना देता है, दरार से निकलना चालू हो जाता है। तो दरार से जब ये निकलता है तो देखो ये इस तरीके से निकलेगा, ये निकला, ठीक है ना, ये, और ये बन गया क्या, मैदान, ये लावा निकला फैल गया, और ये बन गया क्या, लावा मैदान। इसको बोलते लावा मैदान, डार्क डार्क एरिया दिख रहा है ना आप, ये है क्या, लावा मैदान, ये लावा मैदान बन गया। तो ये बन गया क्या, लावा मैदान, ठीक, ये है लावा मैदान।
और यदि इस ये लावा मैदान की मोटाई अधिक हो जाए, समझ रहे ना आप, ये पठार जैसी संरचना ले लें, मान लो ये इतना ऊंचा हो गया, मैदान से बढ़ के इतना हो गया, तो इसको बोलते हैं लावा पठार। ये हो गया लावा पठार आपका, ये देखिए, ये देखो डार्क डार्क, ये लावा पठार है, ये लावा यहाँ से निकल रहा है, ये जा रहा लावा यहाँ से निकल रहा है, इसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन, समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से लावा मैदान और लावा पठार का निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको शायद चित्र समझ में ना आ रहा हो। तो ये देखिए, ये गया मेन पाइप है, ये मेन पाइप है, यहाँ से उद्भेदन होता है। अब ये मेन पाइप से ना होते हुए ये जा रहा है, ये ऐसा चला गया एक पाइप, ये ऐसा एक पाइप चला गया, ये देखो ये पाइप यहाँ से निकल गया एक, मतलब ये लावा यहाँ से निकल गया अत्यधिक प्रेशर के कारण। वो कई बार ऊपर नहीं गया, वो इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो नीचे के नीचे चला गया, और यहाँ पर ये निकल गया, और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से निकल गया, और यहाँ पर इसने बना लिया, ये है लावा मैदान, ये बाहर निकल गई ज़मीन से। तो इस प्रकार से लावा मैदान है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से करना था। ये चित्र मैंने आपको लावा मैदान का बना के बताया, आपको लावा मैदान का चित्र इसमें बनाना था। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने दिया था पर्वत तथा पर्वत के प्रकार आपको बताने थे। कई लोगों का मैं कॉपी देख रहा था पेड ग्रुप में, वो बहुत अच्छी कॉपी लिखी है उन्होंने, ठीक है ना, बहुत अच्छी लिखी है, अच्छा लिख रहे थे। उन्होंने 2 प्रकार से बताए हैं, ठीक है ना, पर्वतों को। एक उन्होंने बताया आयु के आधार पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं पर्वतों का वर्गीकरण, आयु के आधार पर भी कर सकते हैं आप, आकार के आधार पर भी कर सकते हैं, निर्माण के आधार पर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें केवल निर्माण के आधार पर पर्वत बताएं कि निर्माण के आधार पर पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं। आप चाहें तो एक हेडिंग आयु के आधार पर बना सकते हैं। ये आपको 2 पेज में करने को मिलेगा, आपको 2 पेज में इनको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें पर्वत की डेफिनेशन लिख दी, पर्वत क्या होते हैं। हमारा क्वेश्चन था 11 मार्कर का 2 पेज का कि पर्वत क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रकारों को समझाइए। तो मैंने एक हेडिंग बना दी, ऐसे ऊँचे स्थान जो निकटवर्ती क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचे होते हैं। जो निकटवर्ती क्षेत्र या समुद्र तल से ऊंचे होते हैं, और 1000 मीटर का आधार चौड़ा तथा शिखर क्षेत्र संकुचित अथवा सकरा होता है। तो ऐसे ऊंचे स्थान जो निकटवर्ती क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचे होते हैं तथा जिनका आधार चौड़ा होता है, इनका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, किंतु शिखर जो होता है वो संकुचित होता है। देखो इस प्रकार ना, देखिए आप देखिए, ये हो गया पर्वत, ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं आधार। ये आधार देखो कितना वाइड है, ऊपर शिखर देखो, ये शिखर कितना नैरो है। तो ये डेफिनेशन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये होगी पर्वत की डेफिनेशन। अब मैंने नीचे लिखा है पर्वत के निर्धारण में स्थलखंड की ऊंचाई की अपेक्षा उसके शिखर के आकार का महत्व होता है, ठीक है ना। पर्वत का निर्धारण करते हैं हम, तो स्थलखंड की ऊंचाई उसकी अपेक्षा क्या होता है, शिखर के आकार का महत्व होता है। फिर हम देखते हैं विश्व के सबसे 3 ऊंचे पर्वत शिखर मैंने बता दिया। वो पर्वत शिखर कौन कौन से हैं, मैंने माउंट एवरेस्ट बता दिया, सबको पता होगा। एल्ब्रुस बता दिया मैंने, मध्य एशिया में। माउंट ब्लैक बता दिया मैंने, यूरोप में है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, कंचनजंगा को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, K2 को आप लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आपको करना है। फिर मैं देखो पर्वत का वर्गीकरण बता दिया, पर्वत के वर्गीकरण का एक डायग्राम बना दिया मैंने बता दिया बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, इस प्रकार से मैंने बता दिया, ठीक है ना। फिर हम लोग देख रहे थे बलित पर्वत। तो बलित पर्वत को मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन की कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के परस्पर टकराने के कारण संपीड़न की क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर मोड़ या बुलंद पड़ जाते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है इस पर मोड़ या बुलंद पड़ जाते हैं इनके फलस्वरूप। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे व विस्तृत पर्वत इसी पर्वत के उदाहरण। देखो जो बलित पर्वत होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है ना, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी ज्योग्राफी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी लेक्चर डाले आएंगे तो वो उससे पढ़ सकते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक की जो क्रिया होती है उससे होते हैं फोल्डेड माउंटेन का निर्माण। और ये फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं ये सबसे ऊंचे होते हैं, और विश्व के जो भी सर्वाधिक विस्तृत व ऊंचे पर्वत हैं वो फोल्डेड माउंटेन है। उदाहरण के लिए देखो मैंने उदाहरण लिख दिया इनका, मैंने लिख दिया हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, ये सब पर्वतमाला हैं। और ये सब क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको देखो थोड़ा सा फोल्डेड माउंटेन बना देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं। ये देखिए ये होती है प्लेट, ये प्लेट है एक। आप जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मान लो ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और दूसरी ये प्लेट कौन सी है, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है। तो देखो ये हो रहा है टेक्टोन, ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरी की तरफ आकर्षित हो रही हैं, एक दूसरी तरफ जा रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरी तरफ ये जा रही हैं। तो क्या होता है कि एक प्लेट निक्षेपित हो जाती है। ये प्लेट देखो निक्षेपित का मतलब होता है इस प्लेट के नीचे ये प्लेट चली जाएगी और दूसरी प्लेट ऐसे सामने से आ रही है, ठीक है ना। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब इनकी टक्कर होगी, जब ये प्लेटों की टक्कर होगी, जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हो रही है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आप जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये प्लेटों की जब टक्कर हुई, जब ये टक्कर हुई तो इस प्रकार से ये फोल्ड हो गए, ये फोल्ड फोल्ड करके पर्वत बन गए, ठीक है ना। और देखो ये प्लेट ही के ऊपर, ये प्लेट निक्षेपित हो गई, ये देखो ये प्लेट निक्षेपित हो गई, नीचे चली गई, ये प्लेट निक्षेपित हो गई। जो प्लेट हल्की होगी वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। तो इंडियन प्लेट जो है, ये इंडियन प्लेट है, ये हल्की है, ये ऊपर उठ रही है, और ये देखो ये फोल्डेड होकर माउंटेन बन रहा है। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया होती है, बहुत, ठीक है ना, समझ रहे ना आप, इस प्रकार से बनते हैं। तो इसको बोलते हैं, देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसी टकराई प्लेट है, ये टकराई, देखो ये टकराई, और ये देखो ये माउंटेन बन गया, इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। और ये प्लेट देखो ये नीचे जा रही है, ये गई नीचे प्लेट, और ये देखो दोनों एक साइड गति कर रही हैं, ये बन गया फोल्डेड माउंटेन। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत, बताया मैंने ब्लॉक पर्वत। इनका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों, जब टेंशन फोर्स लगता है, देखो टेंशन फोर्स जो होता है वो खींचता है किसी वस्तु को, तो जब तनाव बल लगता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह में भंसन द्वारा भूभाग ऊपर उठ जाता है, ऊपर जो भूभाग होता है वो ऊपर उठ जाता है या टूट कर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ऊपर उठे खंड को होस्ट तथा नीचे धंसे खंडों को भ्रंश कहते हैं। तो देखो मैं आपको ब्लॉक माउंटेन जल्दी से बता देता हूँ, ब्लॉक माउंटेन होता क्या है। देखिए, ये मान लो कि पहले ये कोई भूभाग है जिसके अलग अलग भ्रंश हैं। ये देखो इसमें ये टेंशन फोर्स लगा, ये लगा टेंशन फोर्स। ये कोई पृथ्वी का भाग है, मान लो ये इसके ऊपर पेड़ लगा, ये लगा पेड़, ये लगा है पेड़। अब ये टेंशन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस साइड, एक फोर्स लग रहा है इस साइड। इस भूखंड को वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भूखंड खींच रहा है। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, और बीच में ये m है। तो क्या हुआ, ये टेंशन फोर्स लगा, तो उस टेंशन फोर्स के कारण m ज्यों का त्यों रहा, m वाला जो भूखंड है m ज्यों का त्यों रहा, और बाकी जो भूखंड है 1 और 2 इस प्रकार से हो गए। देखो इस प्रकार से हो गए टेंशन फोर्स के कारण, ये देखो टेंशन फोर्स लगा। इसको बोलते ब्लॉक माउंटेन, ये है ब्लॉक माउंटेन, समझ रहे ना आप। तो टेंशन फोर्स लगा, दोनों भूखंड खिंचे, ये इस साइड खिंचा, ये इस साइड खिंचा, और ये नीचे धंस गया। ये देखो ये नीचे धंस गए, ये एरो इसके नीचे धंसने का बता रहे हो। जो m नाम का जो भूखंड है ये ब्लॉक माउंटेन बन गया, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो इस प्रकार से। और देखो होस्ट पर्वत क्या होते हैं, होस्ट पर्वत भी यही है, बस होस्ट पर्वत में क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है। मान लो ये कोई भूखंड है, ये भूखंड, ये इस तरीके से यहाँ से कंप्रेशन फोर्स लगा, यहाँ से कंप्रेशन फोर्स लगा, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये m है। तो क्या होगा, जो m जो होगा ये इस प्रकार से उठ जाएगा ऊपर, अपने आप ऐसा उठ जाएगा, ये m उठ जाएगा। कंप्रेशन फोर्स तरह लग चुका है कि m उठ गया अपने ऊपर। ये देखो m ये उठ गया, m उठ गया, ये 1 है, ये 2 है, और ये देखो कंप्रेशन फोर्स ये लग रहा है, ये कंप्रेशन फोर्स लग रहा। तो इसको ये देखो ये एरो जो है ये बता रहे हैं कि m जो है ऊपर उठ गया है। ब्लॉक में क्या हुआ था, ब्लॉक में 1 और 2 नीचे जा रहे थे, लेकिन 1 और 2 ज्यों के त्यों हैं। होस्ट में, होस्ट पर्वत में, ये देखो होस्ट लिखा, होस्ट पर्वत में 1 और 2 ज्यों के त्यों हैं, लेकिन m उठ गया, तो इसको बोलते हैं होस्ट पर्वत। तो ये होस्ट पर्वत हो गया। और मैंने बता दिया जैसे यूरोप में राइन घाटी, कैलिफोर्निया का, ठीक है ना, पर्वत, ये सब विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। आपका सतपुड़ा पर्वत भी ब्लॉक पर्वत है, इसको ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है ना। और विंध्याचल पर्वत भी ब्लॉक माउंटेन है, जिसमें लिखे नहीं है, आप लिख लें। ज्वालामुखी पर्वत, देखो ज्वालामुखी से भी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे ज्वालामुखी से पठार और लावा, भी हमने लावा का मैदान पढ़ा था ना, लावा मैदान कैसे कहते हैं, ऐसे ही ज्वालामुखी से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निश्चित लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख, चूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो पदार्थ निकलते हैं, उनसे क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब जैसे देखो वर्मा का माउंट पोपा, जापान का फ्यूजियामा, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी। आपने देखा होगा ये कोटोपेक्सी जो है ना, ये कोटोपेक्सी, ये आपने पढ़ा होगा, ये ज्वालामुखी है, आपने प्री में पढ़ा होता है, ये प्री का फैक्ट है, ये ज्वालामुखी है। आपने ये फ्यूजियामा पढ़ा होगा ना, ये फ्यूजियामा, ये भी क्या है, ज्वालामुखी है। तो ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एकांकागुआ आपने पढ़ा होगा, ये सब ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखो ज्वालामुखी इस प्रकार से, देखो पर्वत इस प्रकार से बनता है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ज्वालामुखी, मान लो प्रारंभ में ज्वालामुखी ये है, इतना छोटा सा ज्वालामुखी था, ये ज्वालामुखी था, इससे लावा क्या हो रहा, लावा का निष्कर्षण हो रहा है, ये लावा निकल रहा है यहाँ से। अब ये लावा निकला, पहले इतना था, फिर लावा निकलता गया, तो ये लावा निकला और ये सब जम गया, देखो ये जम गया, ये जम गया लावा। फिर लावा फिर निकला, फिर ये जम गया, फिर ये ऐसा जमता जा रहा।
फिर देखो ये लावा निकला, फिर जम गया, फिर जम गया, एक परत फिर बन गई, फिर ये लावा निकलता है, ये जम गया और ये जम गया। तो देखो आप, ये काफ़ी बड़ा एरिया इसने बना लिया लावा के जमने से। ये देखो एक जो पर्वत के समान हो गया, पहले छोटा सा ये था, ये स्मॉल था, स्मॉल, और बाद में ये निकलते गए, ये बनता गया, ये निकलते गया, ये बनता गया, और ये क्या बन गया, एक पर्वत बन गया, ये पर्वत। तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, उसके बाद हम देख सकते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत और अरावली, इसमें लिखा नहीं है, अरावली पर्वत जो है ना, अरावली, वो सबसे पुराने पर्वतों में से एक है पृथ्वी के। ठीक है, वो सबसे पुराने पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत, जो राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, पूरा गुजरात से लेकर। तो वो तो अवशिष्ट पर्वत होते हैं। अवशिष्ट पर्वत का आप चाहें तो डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये देखो अवशिष्ट, ये एक कहीं ऊंचा सा पर्वत होगा, एक ये कहीं नीचे सा पर्वत होगा, ये कहीं ऊंचा सा। तो ये पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती आ रही है। क्यों? क्योंकि अपरदन के कारण जो नीचे गिरते जा रहे हैं, इनका अपरदन हो रहा है, इनकी मिट्टी, धूल, शैल अपरदित हो रहे हैं, ये मिट रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। फिर मैंने बता दिया आपको क्या, भूपटल पर मिट्टी, ये संचित पर्वत, अगला पर्वत हमारा संचित पर्वत। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने से बनने वाले पर्वत संचित पर्वत कहलाते हैं। जैसे मैंने इसका उदाहरण बताया, तो देखिए रेगिस्तान में बनने वाले बालू के टीले या स्तूप इसके उदाहरण हैं। तो ये हो गया क्या, हमारा संचित पर्वत। तो इस प्रकार से ये हमारा आज ये हमारा 11 मार्कर क्वेश्चन खत्म हो गया। जो 200 वर्ड का था, 2 पेजेस में आपको लिखना था, मैंने आपको सारे पर्वत बना दिए। और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपको पाँचों टेस्ट आपको पर्सनली वो कराए जाएंगे और पर्सनली आपको वो वीडियो भेजी जाएगी। आज की हमारी वीडियो हम लोगों ने कॉमन ग्रुप में डाली है। ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज की बुक है, वीडियो है, और ये वीडियो केवल पेड टेस्ट सीरीज में डलेगी कल से। ठीक है ना। आज हम लोगों ने आपके लिए वीडियो कॉमन शेयर करने की कोशिश की कि आप लोग भी इसको समझ सकें क्या था। ठीक है। दूसरा, कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे नोट्स जो हैं वो हमारे पास नहीं है अभी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रफ़ नोट जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन रफ़ नोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाल रहे हैं उस पेड टेस्ट सीरीज में। जिसमें जिस बच्चे के पास में यदि वो जिस बच्चे के पास यदि कोई नोट्स नहीं है, तो उसको रफ़ नोट से वो पढ़ सकता है, रफ़ नोट से वो पढ़ सकता है। तो हम लोग रफ़ नोट्स भी डाल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, आपके पास ये अच्छा अवसर है कि आप क्या कहते हैं, अभी जो आपके 2-3 महीने आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, 2-3 महीने में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप आंसर राइटिंग की टिप्स भी ले सकते हैं। मैंने इसमें आंसर राइटिंग की टिप्स भी दी, आपको आंसर ड्राफ्टिंग वाले नोट्स भी बताए। आंसर ड्राफ्टिंग का मतलब किस प्रकार से आपको लिखना है, ये सब जो लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आप आइडल उत्तर हैं ये आप लिखेंगे उसमें क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से आइडल उत्तर है ये, समझ रहे ना। तो आंसर ड्राफ्टिंग के नोट्स है, साथ साथ मैंने आपको टिप्स भी दे के आंसर राइटिंग करनी कैसे, और साथ साथ मैंने आप इन सबको समझाया भी कि ये होते क्या हैं, ये क्या कहलाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इस प्रकार से मॉडल आंसर की वीडियो हर रोज़ डाली जाती है, पेड ग्रुप में डाली जाती है। आज ये आपको शेयर की जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इच्छुक हों इस टेस्ट सीरीज को लेकर, वो लिख सकते हैं, ले सकते हैं, और अपने टाइम का मैं उनसे कहना चाहूँगा सही यूटिलाइज करें। अभी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपके पास में बहुत सारा समय है, ये लॉकडाउन का समय। बाद में आंसर राइटिंग करने का मौका इंसान को मिलता नहीं है, और एकदम से पेपर उसके सामने आते हैं। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप यदि इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।